साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। आज वीर सावरकर की पुण्यतिथि है, तो आज हम वीर सावरकर के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। आप सब भारतवासी जानते हैं कि सन 2014 तक वीर सावरकर को हम वीर सावरकर के नाम से पुकारते थे और उनके नाम से भारतीय डाक टिकट जारी किया गया था। उनके नाम से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी बनाया गया था और ये सब इंदिरा गांधी के काल में हुआ था। लेकिन ऑल ऑफ सडन जैसे ही 2014 में भाजपा सरकार ने सावरकर जी को आइकॉन के रूप में लेते ही इसकी एक अवांछित प्रक्रिया शुरू हो गई। राहुल गांधी जैसे महान लोग और अन्य कांग्रेसी लोग वीर सावरकर को माफी वीर कहने लग गए। ये बड़ा ही एक दुखद विषय है कि राहुल गांधी जी ने ये नहीं सोचा कि जब इंदिरा गांधी के टाइम में उनके नाम से भारतीय डाक टिकट जारी किया गया है और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का नाम दिया जा रहा है, तो वो उन लोगों के दिमाग में सावरकर की क्या इमेज रही होगी। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि वीर सावरकर का चरित्र क्या था, क्या वो वास्तव में माफी वीर थे। इसके लिए आपको आज कुछ समझना होगा। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि सावरकर को 2 बार आजीवन कारावास की सजा हुई थी। अगर 2 बार आजीवन कारावास का मतलब माने तो आप समझते हैं कि भी जिंदगी वही कटनी थी सारी, और उन्हें अंडमान जेल भेज दिया गया था। गंभीर यातनाएं उन्हें वहां मिल रही थी। उनके डी का बैज लगा हुआ था, जिसका मतलब होता है डेंजरस, और उनके साथ जितनी अमानवीय जो यातनाएं दी जानी थी वो सावरकर को अंडमान जेल में दी गई। अब जेल के आपको नियम समझने पड़ेंगे कि सावरकर की जो पिटीशंस थी, जो याचिकाएं थी, जिन्हें कांग्रेस लॉबी या जो लोग माफीनामा बता रहे हैं, उसको आपको समझना पड़ेगा कि ये माफीनामा शब्द आया कहां से। ये वास्तव में क्या है कि ये दंड प्रक्रिया संहिता हमारी आज भी लागू है और इससे पहले भी लागू थी, और इसमें एक प्रावधान है कि एक आदमी को अगर पूर्ण सजा हो जाती है ट्रायल खत्म होने के बाद, तो वो अपनी बाकी सजा माफ करने के लिए याचिका लगा सकते हैं, जिसे हम सरल भाषा में माफीनामा कहते हैं। जैसे आजकल हमारे राष्ट्रपति महोदय के लगते हैं, वैसे ही पहले गवर्नर जनरल के रखता था। इससे पहले हम ये आएंगे कि ये सावरकर जी की जो पिटीशंस बताई जाती है वो सारी आज मैंने अच्छे से पढ़ी है। सारी पिटीशंस मेरे सामने है। इनमें सावरकर जी ने 2-3 चीजें एजिटेट की है। एक तो क्या है कि जो रॉयल प्रोक्लेमेशन एंड रॉयल एमनेस्टी टू पॉलिटिकल प्रिजनर्स, ये एक प्रथम विश्व युद्ध के बाद सरकार ने जो राजनीतिक कैदी थे भारत के, उनको एक साथ रिहाई देने के लिए एक आदेश जारी किया था कि भारत के जो राजनीतिक कैदी है उनको रिहाई दे दी जाए। अब राजनीतिक कैदी और अन्य अपराधियों में आपको समझना पड़ेगा। अन्य अपराधी तो वो थे जो आमतौर पे अपराध लूट, चोरी, बलात्कार के केस करके पहुंचे हुए थे, और एक वो थे जो भारत की आजादी के लिए जिन्होंने लड़ाई लड़ी थी, जिसके लिए उन्होंने कत्ल भी किए, आक्रमण भी किए, उनको राजनीतिक कैदी के रूप में जाना जाता था। तो राजनीतिक कैदियों की रिहाई के लिए ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद प्रोक्लेमेशन जारी हुई थी। इस पे प्रोक्लेमेशन पर भी विचार करने से पहले हम आपसे ये बताना चाहेंगे कि जो उस जमाने में जो रूल्स थे, एक तो गवर्नमेंट का रेजोल्यूशन नंबर 5308 5358 जुडिशियल डिपार्टमेंट 12 अक्टूबर 1905, ध्यान से सुनिए, 12 अक्टूबर 1905 के तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो कानून था, उसमें क्या होता था कि हर आदमी को 2 वर्ष की सजा, अगर वो बिना किसी कानून की अवहेलना किया, मतलब जेल में किसी तरह का उत्पात नहीं करे, जेल के नियमों को नहीं तोड़े और जेल में शांति व्यवस्था बनाए रखे, तो उसे 1 वर्ष में 2 माह की छूट मिलती थी। 1 माह में
2 माह की छूट 1 वर्ष में। तो इसको कहते थे रेमिशन अर्नड बाय कन्विक्ट, यानी एक सजा याफ्ता द्वारा अर्जित की गई जो है वो छुट्टियां, सजा के लिए कम करने के दिन। तो एक तो सावरकर को ये नहीं दिए जा रहे थे, ये उसने मांग की। एक जो अंडमान जेल के नियम थे, इनमें क्या था कि कैदी को 5 वर्ष पूरा करने के बाद उसको उसके घर वालों से मिलने की छूट दी जाती थी और उसे अंडमान जेल से बाहर टापू में घूमने की छूट दी जाती थी। और 10 वर्ष बाद कैदी जो है वो टापू में ही रह रहे अपने घर वालों के पास आके रह सकता था। ये सारी इम्यूनिटीज जो है, ये सुविधाएं जो सावरकर को नहीं दी गई थी। और सावरकर एक बैरिस्टर थे माने हुए, और वो कानून के मुताबिक अपना इसी अधिकार समझते थे। और इन्होंने अपनी सभी पिटीशंस में, आप मेरे कहने से नहीं मानिए, सावरकर की सारी पिटीशंस पढ़िए, सब में उन्होंने अपनी जो है वो सजा कम कराने के पॉइंट पर और छूट दिए जाने के पॉइंट पर, इन्हीं पे सब पे लिखते हुए जेल से रिहाई की मांग की थी। इसके अलावा क्या था कि अन्य जो कैदी थे वो लोग, उनको छूट थी जेल से बाहर जाने की, लेकिन सावरकर को छूट नहीं थी। और सावरकर जब ये कहते कि मुझे खाने पीने किताबों के बारे में ये सुविधा चाहिए, तो जेलर द्वारा कहा जाता था कि आप विशेष राजनीतिक कैदी हो, इसलिए जो है वो आपको ये सब नहीं मिलेगा। और जब वो एक साधारण कैदी के रूप में कोई मांग करते, तब उन्हें ये कहा जाता था कि ये आप विशेष कैदी हो, साधारण कैदी के लिए ये सब सुविधा उपलब्ध है। यानी सावरकर को न तो आम कैदी को जो सुविधाएं मिलती थी वो मिल रही थी जेल में, और न ही जो राजनीतिक विशेष कैदी थे दोनों तरफ से नहीं मिल रही थी। इन सब का रोना सावरकर ने इनमें रोया। ले देकर इन पिटीशंस में जो आपत्ति की जा सकती है, सावरकर ने कुछ शब्दों का यूज किया है कि अगर मुझे रिलीज कर दिया जाता है तो मैं सरकार को जिस तरह चाहे वैसे सेवाएं देने को तैयार हूं। और उन्होंने अब इन शब्दों का उनके मन में क्या अर्थ हो सकता है, या तो सावरकर जी जानते हैं, या वो लोग जानते हैं जो राजनीतिक कैदी रहे हैं, या वो लोग समझ सकते हैं जिनके दादा परदादाओं ने ऐसी यातनाएं किसी जेल में। तो आजकल के जो सोशल मीडिया चला रहे बच्चे हैं वो इस बारे में नहीं समझ सकते कि आज एक कैदी जो देश की आजादी का सपना सोच रहा था, जो इतने वर्षों से वहां पड़ा था और वहां पर सिवाय मौत के कुछ नहीं होना था, और एक आदमी वहां से बाहर निकलने के लिए कोई याचिका पेश करता है, या यूं मान लिए कोई इस रूप में भी लिख देता है कि मैं जो ब्रिटिश सरकार कहेगी कर लूंगा, मुझे छोड़ दो, और बाहर आके वो वैसा रहेगा या नहीं रहेगा, ये बात की बातें हैं। हम सावरकर की जिंदगी पर भी एक नजर डालें तो जेल से रिहा होने के बाद सावरकर जी ने ऐसा कोई काम नहीं किया जो मतलब शर्मनाक हो, या हमें ये सोचना पड़े कि सावरकर जी ने यह अच्छा काम नहीं किया। 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि सावरकर जी ने अपनी इन याचिकाओं में यह लिख दिया कि जैसे सरकार कहेगी मैं उनको सेवा दूंगा, मुझे अपने बेटे के रूप में छूट दी जाए। हालांकि एक नॉवल का डायलॉग था जिसको सावरकर जी ने शब्दों का यूज किया था। अब हम लोग अगर मन की बात किसी के कैसे जान सकते हैं। अभी मैं बापू की भी आत्मकथा पढ़ रहा था, तो अब आप देखिए इसके बापू की खुद की लिखी हुई है किताब, इसका 26 नंबर चैप्टर है, पेज नंबर 173। आप देखिए बापू ने क्या लिखा है। शुद्ध राजनीतिता जितनी मैंने अपने में अनुभव की है उतनी शायद ही दूसरे में देखी हो। मैं देख सकता हूं कि इस राजनीतिता का मूल सत्य पर मेरा स्वाभाविक प्रेम था। राजनीतिता अथवा दूसरी किसी वस्तु का स्वांग मुझे कभी भरा ही नहीं जा सका। अब ये मतलब बापू कह रहे हैं, महात्मा गांधी जी आगे क्या कह रहे हैं, ये राजनीतिता किसके प्रति है? ये राजनीतिता फिरंगियों के प्रति, फिरंगी राज के प्रति। और महात्मा गांधी ये लिख रहे हैं कि इस कारण राजनिष्ठा में मैं अंग्रेजों से भी आगे बढ़ जाने का प्रयत्न करता था। यानी मेरे बापू लिख रहे हैं कि ब्रिटिश फिरंगियों की राजनिष्ठा के लिए मैं किसी से पीछे नहीं रहना चाहता था,
मैंने लगन के साथ मेहनत करके अंग्रेजों के राष्ट्रगीत गॉड सेव द किंग की लय सीख ली। यानी महात्मा गांधी जी ने उनकी प्रेयर सीखी, जिसमें लॉन्ग लिव द किंग कहा जाता था और हमारे क्रांतिकारी नारा लगाते थे ब्रिटिश साम्राज्य का नाश हो। आगे के बाबू लिखते हैं, मैं अंग्रेजों से भी आगे बढ़ जाने का प्रयत्न करता था। किस कारण? राजनिष्ठा के मामले में। मैंने लगन के साथ मेहनत करके अंग्रेजों के राष्ट्रगीत गॉड सेव द किंग की लय सीख ली। जब वह सभाओं में गाया जाता तो मैं अपना सुर उसमें मिला दिया करता था और जो भी अवसर आडंबर के बिना राजनिष्ठा प्रदर्शित करने आते मैं उनमें सम्मिलित होता था। इस राजनिष्ठा को अपनी पूरी जिंदगी को मैं कभी भुलाया नहीं। राजभक्ति ऋण समझकर मैंने सदा ही उसे चुकाया है। फिरंगियों के प्रति राजनिष्ठा को महात्मा गांधी जी एक ऋण मान रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मैं इसे चुका नहीं सका। यही नहीं, बोर युद्ध के बारे में बापू ने अपनी आत्मकथा में पेज नंबर 215 में लिखा है कि यहां तो इतना कहना काफी होगा कि ब्रिटिश राज्य के प्रति मेरी वफादारी मुझे उस युद्ध में सम्मिलित होने के लिए जबरदस्ती घसीट ले गई। मैंने अनुभव किया कि जब मैं ब्रिटिश प्रजाजन के नाते अधिकार मांग रहा हूं तो उसी नाते ब्रिटिश राज्य की रक्षा में हाथ बटाना भी मेरा धर्म है। ये उस जमाने की बातें हैं दोस्तों, जब प्रथम विश्व युद्ध के लिए अंग्रेज भारतीय सैनिक जुटा रहे थे और महात्मा गांधी जी ने इतने सैनिक जुटा के दिए कि उन्हें हिंद केसरी का खिताब मिला था गांधी जी को। और जब सावरकर ने वर्ल्ड वार में कहा कि सेना में भर्ती हो जाओ तो यह आक्षेप लगाया गया कि वो तो, इन सब से मैं ये नहीं कहना चाहता, हम लोगों की कोई औकात नहीं है कि हम महात्मा गांधी जी पे कमेंट करें। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि पिटीशन में सावरकर जी ने क्या लिखा है, बापू ने अपनी आत्मकथा में ये शब्द क्या लिखी है, इनको समझने के लिए आपको पहले सावरकर और गांधी बनना पड़ेगा। आपको उस जमाने में जाना पड़ेगा और फिर आपको सोचना पड़ेगा कि गांधी जी का ये लिखने का मतलब क्या था और सावरकर का ये लिखने का मतलब क्या था। और एक चीज और मैं आप लोगों को बता दूं कि सावरकर जी को ये जो माफीनामे लिखे थे, कुछ उन्होंने खुद लिखे थे, फिर उनके छोटे भाई ने लिखे थे, दो उनकी धर्मपत्नी ने लिखे थे। ये सारे माफीनामे सब के सब खारिज हुए। इनके आधार पर सावरकर को रिलीज नहीं किया गया। सावरकर को रिलीज कैसे किया गया, अब इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। सावरकर की जो अंतिम पिटीशन थी वो 12 जुलाई 1920 को अस्वीकार कर दी गई थी। मोहम्मद फयाज खान एक लेजिस्लेटर थे जिन्होंने 15 फरवरी 1921 को मुंबई लेजिस्लेटिव असेंबली में सावरकर को जेल में दी जाने वाली यात्राओं के संबंध में प्रश्न उठाया। विठल भाई पटेल, सरदार पटेल के भाई विठल भाई पटेल ने बम्बई लेजिस्लेटिव असेंबली में 24 फरवरी 1920 को सावरकर बंधुओं व अन्य राजनीतिक कैदियों की रिहाई का मामला उठाया। इसके बाद रंगास्वामी एंकर ने 26 मार्च 19 को बम्बई असेंबली में सावरकर की रिहाई हेतु 50,000 लोगों के हस्ताक्षर किया हुआ ज्ञापन सौंपा। और ये जो कहते हैं ना, गांधी जी ने भी अपने यंग इंडिया में लिखा था या सावरकर ने गांधी जी को भेजी थी, उसका सत्य क्या है कि गांधी जी ने 25 जनवरी 1920 को सावरकर के भाई नारायणराव सावरकर को पत्र लिखकर सावरकर की रिहाई हेतु प्रयत्न करने का आश्वासन दिया था। और 26 मई 1920 में गांधी जी ने यंग इंडिया में एक लेख छपवाया जिसको जो है वो, जिसके बारे में कहा जाता है कि गांधी जी का और सावरकर की माफीनामों का या इन बातों का कोई संबंध नहीं है, संबंध था। अब हम बात करते हैं कि इनको छोड़ा कैसे गया। सावरकर को भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 401 के अंतर्गत कुछ शर्तों के साथ छोड़ा गया था। सावरकर 13 वर्ष 9 माह और 13 दिन तक कठोर यातनाएं झेलते हुए जेल में रहे थे। अब बात आती है कई बार कि सावरकर पेंशन लेते थे
सरकार के पिट्ठू थे। अब आप इससे भी समझ लीजिए, उस जमाने में पेंशन भी कैदी का एक अधिकार था। जिन राजनीतिक कैदियों की, राजनीतिक कैदी वही जो भारत की आजादी के लिए लड़ रहे थे, जिन राजनीतिक कैदियों की संपत्तियां ब्रिटिश सरकार ने जब्त कर ली, उनको रिहाई के बाद उनकी आमदनी का कोई साधन नहीं रहा था, तो इसलिए उनको पेंशन दी जाती थी। और सरकार पेंशन इसलिए देती थी कि ये पेंशन से अपना काम करते रहे और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ और कोई आंदोलन नहीं करे। अब आप समझ लीजिए सावरकर की बात। सावरकर एक बहुत अच्छे परिवार से थे। सावरकर के परिवार की सारी संपत्ति मकान सहित जब्त कर ली गई। और अचंभे की बात यह है कि सावरकर के ससुराल की संपत्ति भी जब्त कर ली गई। सावरकर की डिग्री को जब्त कर दिया गया। सावरकर को बैरिस्टर होने के नाते प्रैक्टिस करने की अलाउड नहीं थी। सावरकर एक जिले में उनको तड़ीपार की तरह रखा गया था। तो उन्होंने कहा मेरी पेंशन तो दो, उसको भी नहीं दिया गया। उसमें कमेटी बैठी, उस कमेटी ने जांच दी कि सावरकर जैसे स्टेटस के आदमी को कम से कम इतने रुपए पेंशन दी जानी चाहिए, तब जाके वो सावरकर को पेंशन मिली। और ये कोई नहीं बताता कि सावरकर ने अपनी तीसरी पिटीशन में, जब आम रिहाई में अन्य क्रांतिकारियों को भी रिहा नहीं किया जा रहा था अंडमान जेल से, ये सावरकर था जिसने ये लिख के दिया कि अगर मेरे कारण कोई बात रुक रही है तो मेरी क्षमा याचना को रोक लिया जाए, कम से कम बाकी क्रांतिकारियों को तो छोड़ दिया जाए। ये आप लोग पढ़ लीजिए, ये भी सावरकर की पिटीशन में जो है वो बिल्कुल साफ तौर से लिखा हुआ है। इसलिए साथियों, मेरा यही कहना है कि कुछ भी, किसी भी आदमी ने अगर देश की आजादी के लिए एक क्रांतिकारी को अपने घर में एक रात के लिए पनाह भी दी है, तो हम उसके भी जो है ना वो आभारी रहने चाहिए। और जिन लोगों ने खुद ने यातनाएं सही है, उनके लिए तो हमें हमेशा आभारी होना ही चाहिए। और ये हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, इस देश की आजादी इन शहीदों के खून से मिली है और हमें भीख में नहीं मिली। इसलिए मेरा आपसे आज यही सावरकर जी की पुण्यतिथि पर आप लोगों से हाथ जोड़ के आग्रह है कि आप अपनी जबान से सावरकर को इस तरह के शब्द यूज करने के बजाय पहले पढ़ लीजिए, फिर जो आपकी इच्छा है वो कीजिए। आपको शायद ये भी पता नहीं होगा कि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने भी सिर्फ इसलिए भी किसी तरह से जेल से बाहर निकल जाए तो दोबारा संगठित होंगे, तो दोबारा लड़ाई लड़ेंगे, सिर्फ इस नीयत से माफीनामे भेजे थे, लेकिन वो भी रिजेक्ट हुए। और इसीलिए बिस्मिल जी ने लिखा था कि ये माफीनामों पर जो हमारी कांग्रेस है किसकी इमदाद करती है किसकी नहीं करती है, ये वही जानते हैं। और बिस्मिल ने तो यहां तक लिखा है अपनी डायरी में कि ये राजनीति जो है ना एक शतरंज है, इसमें ये लोग जानते हैं कि किस मोरे को किस मोरे से कब मराना है। ये सब क्या है साथियों, ये उन लोगों के विचार है जो किसी भी तरह से जेल से बाहर आकर पुनः संगठित होकर ब्रिटिश राज की नींव उखाड़ने के लिए दोबारा लड़ना चाहते थे। इसीलिए ये सारे लिखे गए थे। इसी के साथ ही जय हिंद, वंदे मातरम। आजादी रा रखवाड़ा सुता मत रीजो रे, आजादी रा रखवाड़ा सुता मत रीजो रे, आवेला कई मोड़ मरग पर बेतारी जो रे, आवेला कई मोड़ मरग पर बेतारी जो रे, थे चलता री जो।